प्रिय छात्रों, हम जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी पाजेब कहानी का वाचन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले 2 भागों में देखा कि बुआ द्वारा मुन्नी के लिए लाई गई पाजेब जो है मुन्नी की माँ को दिखाई नहीं देती है। पहले नौकर वंशी पर और फिर आशुतोष जो कि मुन्नी का भाई है उस पर संदेह होता है कि उन्होंने पाजेब ले ली है। और जब मैं यानी कि जो कहानी का लेखक है वह आशुतोष को बार बार में दबाव दे करके बनाता है कि तुमने पाजेब ली है, तो वो हाँ भर देता है और अपने मित्र छुन्नू का नाम भी ले देता है कि उसने वह पाजेब छुन्नू को दी है। और जब यह बात धीरे धीरे आगे तक पहुंचती है तो छुन्नू की माँ ने छुन्नू को बहुत पीटा है कि वो पाजेब उसने आशुतोष से क्यों ली है और अब वो बता क्यों नहीं रहा ली है, तो दे क्यों नहीं रहा। तो इसी कहानी को अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आशुतोष है उसने ये स्वीकार किया है कि उसने पाजेब छुन्नू को दी है। अब उसके आगे नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली चली, पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है। बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं, तब जानो जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और शांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा कि यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपसे छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए न, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा छुन्नू, खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो जो जो मैंने उसे दिलासा दी, जो त्यों उसे दिलासा दी, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छने, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टाला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत,
प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए थे छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है। बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं होता था। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना। हाँ। और वे छुन्नू के पास है। हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना। क्या चक्कर है भाई साहब। अभी तो उसके पास होंगे ना। नहीं। खर्च कर दिए। नहीं। खर्च किए। हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए। उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं। जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है। हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए ना। हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए। वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुन्नी, और पैसे भी थे। वह चुप। बताते क्यों नहीं। बताते क्यों नहीं हो। चुप। इकन्नियाँ कितनी थी बोलो। 2। बाकी पैसे थे। हाँ। दुअन्नी नहीं थी। हाँ। दुअन्नी थी। हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो। सच बताओ कि कितनी इकन्नियाँ थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलता क्यों नहीं। वह नहीं बोला। सुनते हो, बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर भी वह नहीं बोला तो पकड़कर उसके कान खींच लिए। अब भी नहीं बोलोगे। वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने उसे फिर पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई। वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा पतंग वाला कौन सा है। अच्छा पतंग वाला कौन सा है। दाईं तरफ का वह चौराहे वाला। उसे कुछ होंठ में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला। बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ।
बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया, सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले आओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे, नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष, अब आओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसे सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाया, कहा, प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोद में ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का ये लड़का होने आया, फिर देखो ना कि किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने उसे कसकर 2 चांटे जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आधा 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद
अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो स्कूटर में फिर बंद कर देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, घबराने की कोई बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना 5 आने में पाजेब दी है, न हो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है? क्या बात है? मैंने पुकारा, तू बंसी भी साथ जा, बीच से लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इस प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वो कागज़ है जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपना बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। बालपुरा मनोविज्ञान हमको इस कहानी में दिखाई देता है। पाजेब को लास्ट में, बिल्कुल अंतिम इस वाक्य में, बुआ जी लेखक के समक्ष पाजेब रखती है और लेखक को लगता है मानो बिच्छू उनके सामने रखा गया हो।